Good morning, children. Today we shall read a new poem that is entitled as A Legend of the Northland. This poem narrates the legend of an old lady who angered Saint Peter because of her greed. Students, there are two characters in this poem. The first one is a lady who bakes cakes, and second is Saint Peter. Saint Peter is a disciple of जीसस क्राइस्ट. जो सेंट पीटर हैं वो किसके शिष्य हैं? जीसस क्राइस्ट यानी ईसा मसीह के शिष्य हैं. और वो क्या कर रहे हैं? वो एक बार घूमते घूमते एक महिला के घर में आते हैं जहाँ वो चाहते हैं कि मुझे ये महिला कुछ खाने के लिए दे. आगे क्या होता है ये तो हम जब पोम पढ़ेंगे तब समझेंगे. तो बेसिकली दिस इज अ बैलेड. बैलेड कहते हैं एक ऐसी पोम जो कम लाइंस की स्टेंजा में लिखी जाती हैं और उसको गाया भी जाता है. मतलब ये ऐसा सॉन्ग है जिसको लोग गा गा कर और भ्रमण भी करते हैं, एक साथ जाते भी हैं और गाते भी हैं. जैसे हमारे होली त्यौहार है उसमें जो सॉन्ग होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें भी लोग क्या करते हैं, गा गा कर लोग गांव गांव में या मोहल्ले मोहल्ले में जाया करते हैं. तो बैलेड है ये. और देयर आर 16 स्टेंजाज इन दिस poem. It's a long poem. It's a long poem. And it is written by फीब कैरी. फीब कैरी ने ये पोम लिखी है. तो अब हम यहाँ से इसको शुरू करते हैं. Away, away in the northland, where the hours of the day are few and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through. Away, away in the northland. Away, away means far away, बहुत दूर. In the northland. अब नॉर्थलैंड किसे कहते हैं? जो उत्तरी गोलार्ध का सबसे उत्तरी जो भाग होता है उसे नॉर्थलैंड कहते हैं. अर्थात जो आर्कटिक और वृत्त होता है उसके ऊपर वाला भाग जहाँ बहुत सर्दी पड़ती है, बहुत ठंडा होता है, उसको नॉर्थलैंड कहते हैं. बहुत दूर उत्तरी भूमि की तरफ अर्थात नॉर्थलैंड की जगह वेयर द आवर्स ऑफ द डे, जहाँ दिन के जो घंटे होते हैं वो कम होते हैं, अर्थात दिन छोटे होते हैं वहाँ. एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर, और शीत ऋतु में जो रातें होती हैं वो बहुत लंबी होती हैं. दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू, जो वहाँ रहते हैं वे रात भर नहीं सो पाते हैं क्योंकि रातें इतनी लंबी होती हैं कि वे चाहकर भी वहाँ नहीं सो पाते हैं. भाई आपको भी अगर यहाँ भी अगर रात 50 घंटे की हो जाए और हम सोते हैं 6 से 8 घंटे, सोने का हमारा औसतन समय है. औसत समय हम कोई 6 घंटे सोता है, कोई 8 घंटे सोता है. अगर हमें भी वहाँ भेजा जाए तो हम 6 घंटे या 8 घंटे बाद जाग जाएंगे और 50 घंटे की भी रात हो तो वो रात काटनी बड़ी मुश्किल हो जाएगी. तो नॉर्थलैंड में ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ सर्दियों के मौसम में रातें बहुत लंबी होती हैं और दिन छोटे होते हैं. इतनी लंबी होती हैं रातें वहाँ कि लोग पूरी रात भर नहीं सो पाते हैं. Where they harness the swift reindeer to the sledges when it snows, and the children look like bears' cubs in their funny furry clothes. अब यहाँ देखें आप, where they harness में सो बांधना होता है, रस्सी पर बांधना. जहाँ वे रस्सी पर बांधते हैं क्या? द स्विफ्ट रेंडियर,
तेज गति से चलने वाले जो रेंडियर होते हैं, टू द स्लेजेस, स्लेजेस कहते हैं बर्फ पर चलने वाली गाड़ी को स्लेजेस कहते हैं। तो क्या करते हैं ये लोग वहाँ बर्फ पर चलने वाली गाड़ी को किस पर बांधते हैं? इन रेंडियर्स बांधते हैं, अर्थात रेंडियर्स उस गाड़ी को, बर्फ पर चलने वाली गाड़ी को खींचते हैं। और वो चूँकि तेज दौड़ते हैं तो ये गाड़ी जो होती है, बर्फ पर चलने वाली जो गाड़ी होती है या चलने वाली जो गाड़ी होती है, बहुत तेज गति से चलती है बर्फ में। When it snows, जब बर्फ गिरता है तब की बात है। And the children look like bears cubs in their funny furry clothes. और जो बच्चे हैं वहाँ के, वो कैसे दिखते हैं? जैसे वो भालू के बच्चे हों। Bears cubs मीन्स भालू के बच्चे। In their funny, उनके विचित्र जो रोएदार कपड़े होते हैं, रोएदार मीन्स बाल युक्त, जो किसी पशु के बालों से बने हुए कपड़े होते हैं, उनको वो पहनते हैं और दूर से भालू के बच्चे जैसे दिखते हैं। आगे है, दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी, आई डोंट बिलीव इट इज ट्रू एंड येट यू मे लर्न अ लेसन इफ आई टेल द टेल टू यू। दे टेल देम, दे मीन्स वे, यानी वे लोग, उन्हें बताते हैं अ क्यूरियस स्टोरी, एक उत्सुकता से भरी हुई कहानी सुनाते हैं। मतलब वहाँ के लोग अपने बच्चों को एक उत्सुकता से भरी एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जिसमें सभी रुचि लें। अब यहाँ पे जो पोइट है वो कह रहा है, आई डोंट बिलीव इट इज ट्रू, यद्यपि मुझे विश्वास नहीं है कि ये कहानी सत्य होगी। एंड येट यू मे लर्न अ लेसन इफ आई टेल द टेल टू यू, लेकिन फिर भी मैं आपको इस कहानी को सुनाऊंगा ताकि आप इससे कुछ लेसन लर्न कर सको। Once, when the good Saint Peter lived in the world below and walked about it preaching just as he did, एक बार जब पीटर नामक संत इस जंगल इस संसार में रहने आया, एंड वॉक्ड अबाउट इट, और उसने इस पृथ्वी का भ्रमण किया, प्रीचिंग जस्ट एज ही डिड, इस संसार भर में अर्थात विश्व भर में उसने भ्रमण किया और उसने सभी जगह अपने उपदेश लोगों को सुनाए, अर्थात अपनी शिक्षाएं, जो ईसा मसीह के द्वारा जो संदेश था उनको लोगों को सुनाया। जस्ट एज ही डिड, आगे है, ही केम टू द डोर ऑफ अ कॉटेज। अब क्या हुआ, जब वो भ्रमण पर थे पीटर सेंट, तो वो एक कुटिया के दरवाजे पर आए। एंड ट्रैवलिंग अराउंड द अर्थ, पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए वे यानी पीटर सेंट कुटिया के दरवाजे पर आया। वेयर अ लिटिल वुमन वॉज मेकिंग केक्स, जहाँ एक छोटी महिला, अर्थात कद में उसका कद छोटा होगा, वो महिला केक्स बना रही थी। एंड बेकिंग देम ऑन द हार्थ, हार्थ में होता है अंगीठी, और चूल्हे पर उनको सेक रही थी, अर्थात चूल्हे पर उसको पका रही थी, उन केक्स को चूल्हे पर वो बेक कर रही थी। एंड बीइंग फेंट विद फास्टिंग फॉर द डे वाज ऑलमोस्ट डन, ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम अ सिंगल वन। एंड बीइंग फेंट विद फास्टिंग, फास्ट मीन्स होता है उपवास, और उपवास के कारण पीटर सेंट को बहुत भूख लग गई और वह मूर्छित से होने लगे, अर्थात उनको भूख के कारण बेहोशी आने लगी। फॉर द डे, क्योंकि द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, क्योंकि क्या हो गया था, दिन पूरा बीत चुका था, अर्थात संध्या की बात है यहाँ पे। He asked her from her store of cakes to give him a single one. अब उसने उस महिला से कहा कि अपने केक के भंडार से, जहाँ आपने इतनी रोटियां बनाई हैं, इतने मालपुए बनाए हैं, उनमें से मुझे एक रोटी खाने के लिए दीजिए। अब क्या होता है,
So she made a very little cake, but as it baking lay, she looked at it and thought it seemed too large to give away. So she made a very little cake. इसलिए उसने बहुत छोटी सी छोटे से केक को बनाया, लेकिन जैसे ही वो इसको पकाने लगी, शी लुक्ड एट इट, उसने इस पर देखा, इस केक पर देखा, एंड थॉट इट सीम टू लार्ज टू गिव अवे, और सोचा उसने कि यह इतनी बड़ी केक है, इतना बड़ा केक बन गया है कि मैं इसे नहीं दे सकती। आगे है, therefore she needed another and still a smaller one, but it looked, when she turned it over, as large as the first had done. इसलिए उसने क्या किया, अब दोबारा आटा गूंथा, एंड स्टिल अ स्मॉलर वन, और फिर उसने उससे छोटा उसने पेड़ा लिया, बट इट लुक्ड, लेकिन यह दिखता था, व्हेन शी टर्न इट ओवर, जब उसने इसको पलटा तो वह भी उतना ही, एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन, उतना ही बड़ा उसको प्रतीत हुआ जितना पहला बना हुआ था। देन शी टुक अ टाइनी स्क्रैप ऑफ डफ, डफ मीन्स होता है पेड़ा, यानी आटे का एक जो गोला होता है, उसने एक छोटा सा आटे का एक पेड़ा लिया, एक टुकड़ा लिया, एंड रोल्ड इट फ्लैट, और उसको तब तक वो उसने रोल किया, तब तक उसने उस पर बेलन चलाया जब तक वह चपटा ना हो जाए, बहुत बारीक ना हो जाए, एंड बेक्ड इट थिन एज अ वेफर, और उसने उसको इतना ज़्यादा क्या किया, पतला बनाया, मानो वह एक पापड़ के समान हो, पापड़ कितना पतला होता है उतनी पतली उसने वो रोटी बनाई। बट शी कुडंट पार्ट विद दैट, लेकिन वह उसको भी नहीं दे पाई। For she said, my cakes that seem too small when I eat of them myself are yet too large to give away, so she put them on the shelf. अब उसने कहा कि जो केक मैं बनाती हूँ वो मुझे छोटी लगती है जब मैं उसे खाती हूँ, अर्थात जब भी मैं केक अपने लिए बनाती हूँ तो मुझे वो छोटी लगती हैं, जो रोटी मैं अपने आप को बनाती हूँ तो मुझे वो रोटियाँ छोटी लगती हैं, लेकिन जब मैं उनको देती हूँ तो मुझे वही रोटियाँ बहुत बड़ी लगनी लगती हैं। सो शी पुट देम ऑन द शेल्फ, इसलिए उसने फिर क्या किया, जिस रोटी को उसने बहुत बारीक बनाया था बेलन से, वो रोटी उसने शेल्फ पर रख दी। शेल्फ कहते हैं अलमारी की जो खाने होते हैं उस पर रख दी। देन गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री, और उसके बाद जो संत पीटर थे उनको गुस्सा आया। फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट, क्योंकि वह भूखे थे और बेहोश से होने लगे थे, अर्थात इतने भूखे थे कि उनको बेहोशी आने लगी थी। एंड श्योरली सच अ वुमन वॉज एनफ टू प्रोवोक अ सेंट, और निश्चित रूप से इस तरह की महिला उस संत को गुस्सा दिलाने के लिए पर्याप्त थी। एंड ही सेड, और उसने कहा, यानी सेंट पीटर ने कहा, यू आर far too selfish to dwell in a human form, to have both food and shelter and fire to keep you warm. And he said, you are far too selfish, आप बहुत ज़्यादा स्वार्थी हो। किसने कहा? सेंट पीटर ने। किसको कहा? उस महिला को जो रोटी बना रही थी लेकिन दे नहीं रही थी। टू ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म, आप इतनी स्वार्थी हो कि आपको मानवीय रूप में, अर्थात मानवीय शरीर के रूप में इस जगह अर्थात पृथ्वी में नहीं रहना चाहिए। टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर, आपके पास भोजन भी है और रहने के लिए आश्रय भी है। एंड फायर टू कीप यू वार्म, और आग भी आपके पास है जो तुम्हें गर्म रखती है, लेकिन तुम्हें इस पृथ्वी पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। एक मानव के रूप में एक कलंक के समान हो।
Now you shall build as the birds do, and shall get your scanty food by boring and boring and boring all day in the hard dry wood. अब तुम एक पक्षियों के की तरह है क्या करोगी, घोंसला बनाओगी, एंड शेल गेट योर स्कैंटी फूड, और तुम्हें बहुत कम भोजन मिलेगा, स्कैंटी मीन्स बहुत कम, बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग, किस पर छेद करके, ड्राई वुड यानी सूखी लकड़ी पर छेद कर करके तुम्हें दिन भर तुम छेद करोगी लेकिन तुम्हें खाने के लिए बहुत कम मिलेगा, और दिन भर इतने परिश्रम के बावजूद किसी पेड़, सूखे हुए पेड़ पर छेद करते हुए तुम्हें कई घंटे लगेंगे लेकिन तुम्हें खाने के लिए बहुत कम मिलेगा, अर्थात तुम्हें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी और तुम्हें खाने को कम नसीब होगा। देन अप शी वेंट थ्रू द चिमनी, तब वह जो चिमनी होती है, चिमनी से बाहर चली गई, कैसे, नेवर स्पीकिंग अ वर्ड, बिना कोई शब्द बोले हुए वो अपने घर की अंगीठी के ऊपर जो चिमनी थी उससे ऊपर चली गई, एंड आउट ऑफ द टॉप, और उस चिमनी के ऊपर फ्लू अ वुड पैकर, उस चिमनी के ऊपर से एक वुड पैकर उड़ा, वुड पैकर कहते हैं कठफोड़वा को, कठफोड़वा एक पक्षी होती है, फॉर शी वॉज चेंज टू अ बर्ड, क्योंकि उसको सेंट पीटर ने अपने श्राप से एक पक्षी में उसे बदल दिया था, क्योंकि सेंट पीटर ने कहा था कि आप मानव के रूप में इस पृथ्वी में रहने का आपको अधिकार नहीं है, इसलिए उन्होंने उसे एक चिड़िया बना दिया। शी हैड अ स्कारलेट कैप ऑन हर हेड, उसके सिर में एक लाल रंग की, स्कारलेट मीन्स होता है लाल रंग की टोपी होती है, एंड दैट वाज लैप द सेम, जो उसके सिर में एक लाल रंग की टोपी थी उस महिला के, उन्होंने उसको नहीं बदला, उसको सेम रहने दिया, बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स वर बर्न्ड ब्लैक एज अ कोल इन द फ्लेम, लेकिन उसके जो कपड़े थे, सारे कपड़े कैप को छोड़कर सारे कपड़े उसके बर्न हो गए, जल गए, ब्लैक एज अ कोल, कोयले के समान काले हो गए, इन द फ्लेम, ज्वाला में, अर्थात आग की लपट में उसके कपड़े जो थे वो काले हो गए और भस्म हो गए। एंड एवरी country school boy has seen her in the wood where she lives in the trees till this very day, boring and boring for food. And every country school boy, प्रत्येक गांव का विद्यालय जाने वाला बच्चा, has seen her in the wood, उसको कहाँ देखता है, जंगल में देखता है, where she lives in the tree, जहाँ वो पत्तियों में रहती हैं, पेड़ की शाखाओं में रहती हैं, टिल दिस वेरी डे, पूरे दिन भर, बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, भोजन की प्राप्ति के लिए वह पेड़ की सूखी शाखाओं पर छेद करती रहती हैं, और सभी स्कूल के बच्चे उसे देखते रहते हैं। तो पोम की मीनिंग, उसकी व्याख्या हमने देख ली है। नाउ वी talk about its literary devices. What are the devices used in this poem? First we should talk about its rhyming scheme. इसकी जो राइमिंग स्कीम है, देखो इसको, नॉर्थलैंड, फ्यू, विंटर, थ्रू। अब यहाँ देखो, नॉर्थलैंड ए, फ्यू बी, विंटर में भी न तो नॉर्थलैंड न तो फ्यू आ रहा, तो यहाँ पे सी, थ्रू, फ्यू और थ्रू एक समान आ रहे हैं तो ए, तो क्या होगी इसकी राइमिंग स्कीम, ए बी सी ए, ये इसकी राइमिंग स्कीम है। दूसरे में भी देखते हैं, रेनडियर को हमने ए दिया, स्नोज को बी दिया, कप्स को हमने फिर सी दिया, और क्लोथ्स को हमने क्या दिया, क्लोथ्स किस में आ रहा है, स्नोज में, तो इसको बी दिया, सॉरी ये बी है भाई, सॉरी
ये बी है, सॉरी ये है बी। तो ए बी सी बी, ए बी सी बी। यहाँ भी देखो दूसरे स्टेंजा में रेंडियर ए, फिर बी स्नोज, फिर सी कव्स, और जो डी वाली चौथी लाइन है क्लोथ्स। क्लोथ्स और स्नोज एक समान राइमिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे वहाँ बी दे रखा तो यहाँ भी बी होगा। तो ए बी सी बी, ए बी सी बी, ए बी सी बी। और सारी लाइन्स जो हैं, जितने स्टेंजाज हैं, देयर आर 16 stanzas in this poem, and the rhyming scheme in this poem are A, B, C, B। तो ये तो राइमिंग स्कीम की बात हो गई है। अब जरा हम इसमें देखते हैं कि इसमें फिगर्स ऑफ स्पीच क्या हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें एलिट्रेशन। एलिट्रेशन वो फिगर्स ऑफ स्पीच होता है, वो अलंकार होता है जहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड्स एक लाइन में दो या दो से ज़्यादा बार आए। तो यहाँ देखो आप, दैट, दे, देम, थ्रू, इसमें टी एच यानी दो 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 साउंड कर रहा है। आगे आप और जो 15 और स्टेंजा है उसमें भी कहीं ना कहीं आपको मिलेगा, वो आपने देखना है। जैसे यहाँ दूसरा मैं बता देता हूँ फिर, फनी, फरी, एफ एफ फॉस साउंड कर रहा है, तो यहाँ पे एलिट्रेशन फिगर्स ऑफ स्पीच है। दूसरा जो है वो है रेपिटिशन। रेपिटिशन कहते हैं जहाँ पे दो या दो से अधिक बार एक ही शब्द आए, जैसे अवे अवे, अवे अवे, अवे अवे मीन्स फार अवे, बहुत दूर। फिर आप नीचे देखोगे तो बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग, देखिए आप, बोरिंग 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 3 बार आया है, तो यहाँ भी रेपिटिशन है। और भी है, आप इसको खुद देख लोगे। थोड़ा बहुत काम आपको भी देता हूँ मैं, है ना। एक तो हमने यहाँ एलिट्रेशन देखा, दूसरा क्या देखा, रेपिटिशन देखा। दो फिगर्स ऑफ स्पीच हमने देख लिए हैं। अब जो है तीसरा है एसोनेंस। एसोनेंस कहते हैं यदि किसी वॉवेल्स की आवृत्ति एक लाइन में दो या दो से ज़्यादा बार आ रही है, तो वहाँ पे क्या होता है, एसोनेंस फिगर्स ऑफ स्पीच होता है। तो यहाँ देखो, इफ आई, आई आया है। फिर आगे देखोगे आप, आगे आपको शायद ये काम मैं आपको देता हूँ, आप आगे देखोगे कहीं पे एसोनेंस है या नहीं है। ये एक और है, इट में आई, फिर इट में आई, आई साउंड कर रहा, तो यहाँ भी क्या है, या एज है और एज है। यहाँ ये क्या है, साउंड कर रहा है ए, तो यहाँ पे एसोनेंस है। और इसमें सिमिली भी है। सिमिली कहते हैं, एक फिगर्स ऑफ स्पीच होता है सिमिली, SIMLE, सिमिली यानी उपमा। जब हम उपमा देते हैं, अब देखो यहाँ पे एज, लार्ज, एज, और इसको हम आइडेंटिफाई करते हैं एज और लाइक शब्द से। तो एज इतना बड़ा जितना पहला था, तो यहाँ सिमिली का यूज हुआ है।
एज और लाइक जहाँ पे होंगी वहाँ पे क्या है, सिमिली होगा। तो इतने इसमें एलोट्रेशन हो गया, एसोनेंस हो गया, रेपिटेशन हो गया, सिमिली, ये 4 फिगर्स ऑफ स्पीच इसमें हैं। तो इस तरह से ये फॉर्म कंप्लीट हो गई है। आई होप you have understood it, this form. If not, you can ask me any questions regarding this form. Definitely I'll answer you.